में शेषनाग की जिंदगी बहुत ही सरल और आराम की थी। नागलोक में सभी नाग नागिन शेषनाग का बहुत ही सम्मान करते थे और डरते भी थे। मगर शेषनाग को अपनी जिंदगी में कुछ खालीपन लगता था। वो अक्सर बैठकर सोचते थे कि आखिर ऐसा क्या है जो उनके पास नहीं है। एक रोज शेषनाग अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके मन में ख्याल आता है, मेरा जीवन कितना साधारण है। मेरे पास ये नागलोक की शक्तियां होने पर भी मैं खुद को कमजोर सा ही लगता हूँ। ऐसा क्यों है? तभी वहां से नील नाम का एक छोटा सा नाग गुजर रहा था। उसने शेषनाग को यूं उलझन में देखकर पूछा, शेषनाग, क्या हुआ आपको? आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं नन्हे नाग, ऐसी कोई बात नहीं है। जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ। शेषनाग, मैं छोटा जरूर हूँ, मगर क्या पता आपकी समस्या सुलझा सकूं। अक्सर छोटे बड़ों की बड़ी बड़ी समस्या का समाधान बता देते हैं। यह सुनते ही शेषनाग हंसने लगते हैं और नील के सर पर हाथ फेरकर अपनी बात कहते हैं। नील, मैं इस पूरे नागलोक में सबसे शक्तिशाली हूँ। लोग मुझसे डरते भी हैं और मेरी इज्जत भी करते हैं। मेरे पास सब कुछ है, अपार शक्तियाँ हैं, मगर फिर भी मेरे जीवन में मुझे कुछ कमी महसूस होती है। और वो कमी क्या है, उसे कैसे दूर करूं, ये सोच सोच कर मैं पागल हो रहा हूँ। इतनी सी बात शेषनाग, ये तो अंधे को भी नजर आ जाएगा कि आखिर आपके जीवन में किस चीज का दुख है। बताओ नील, मुझे बताओ। उस कमी को पूरा करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। शेषनाग, आपको एक साथी की जरूरत है जिसे आप प्रेम कर सके और वो भी आपको प्रेम करे। अर्थात आपको वास्तविक प्रेम की जरूरत है। यह सुनते ही शेषनाग सोच में पड़ गए और शेषनाग मन में सभी दृश्य देखते हैं कि कैसे वो रोज सुबह अपना दिन शुरू करते हैं और इसी नागलोक में भटक कर रह जाते हैं। कभी नागलोक में खेल रहे बच्चों के पास जाकर या कभी झगड़ते हुए नाग नागिन को डांटकर वो अपना जीवन इसी में बिता रहे थे। तुमने मुझे मेरी आधी समस्या के बारे में तो बता दिया, अब इसका हल क्या होगा वो भी बताओ नील। शेषनाग, आपको अपने जीवन में प्यार की तलाश करनी होगी। आपको प्यार महसूस करना होगा। ऐसा जीवन आपका इंतजार कर रहा है जो इस नागलोक के जीवन से एकदम अलग होगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो नील। नागलोक में देखिए, यहाँ बहुत सी नागिन आप पर जान देने को तैयार है। आपको इनमें से कौन पसंद है? शेषनाग अपने चारों ओर देखते हैं। वहाँ बहुत सी सुंदर नागिनें शेषनाग की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। नहीं नील, मुझे इनमें से किसी से भी प्रेम नहीं है। हे नाग, नागलोक में इतनी सुंदर नागिनें हैं, फिर भी कोई भी आपका दिल नहीं जीत सकी। ऐसा क्यों? नील, अगर तुम सच्चे प्रेम के बारे में जानते हो तो ये भी जानते होगे कि प्यार कोई रूप रंग देखकर नहीं होता, मन से होता है। और मुझे इनमें से किसी से भी प्रेम नहीं है। तो इसका तो केवल एक ही उपाय है शेषनाग, आपको नागलोक छोड़कर पृथ्वी लोक पर जाकर प्यार की तलाश करनी होगी। शेषनाग को नील का विचार बहुत पसंद आता है और वो नील का सिर सहलाते हैं। शाबाश नील, तुम बहुत समझदार हो। मैं ऐसा ही करूँगा, मगर मैं शेषनाग हूँ। नागलोक को अकेला कैसे छोड़ूं? शेषनाग, क्या ये जिम्मेदारी किसी को सौंपी नहीं जा सकती है? शेषनाग अपनी यह जिम्मेदारी नागलोक के सबसे खास दोस्त पलाश को नागलोक की जिम्मेदारी सौंपते हैं। पलाश, ये काम बहुत जिम्मेदारी का है और तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं जब तक वापस लौट कर आऊं तुम यहाँ सब संभाल लेना। तुम फिक्र मत करो मित्र, मैं तुम्हारी इस गद्दी को अमानत की तरह संभाल के रखूंगा। और शेषनाग नागलोक से बाहर आते हुए नील से कहते हैं, नील, मैं एक शक्तिशाली नाग हूँ। यदि मैं शक्तियों के साथ पृथ्वी लोक पर गया तो मैं कैसे सच्चा प्यार पा सकूंगा? पृथ्वी पर तो साधारण इंसान रहते हैं ना। शेषनाग, इसका भी एक उपाय है। क्यों ना आप नाग देवता की आराधना करो? शेषनाग ऐसा ही करते हैं और नाग देवता प्रकट होते हैं। बोलो बस, मुझे क्यों याद किया? हे संपूर्ण नागलोक के देव, मैं अपनी शक्तियों का त्याग कर साधारण जीवन जीना चाहता हूँ, पर यह संभव नहीं है क्योंकि तुम नागलोक के सबसे शक्तिशाली नाग हो। तुम कैसे अपनी शक्तियां त्याग सकते हो?
पर शेषनाग अपनी जिद पर अड़े रहे और बार बार साधारण मनुष्य में बदलने के लिए कहते गए ठीक है, एक रास्ता है। और अपने पास से एक बोतल निकालकर शेषनाग को देते हैं। बस तुम्हें जादुई जल से भरी बोतल में अपनी विष की थैली निकाल कर रख दो और बाकी शक्तियाँ भी डाल दो, और जब तुम्हें लगे कि तुम्हें शक्ति दोबारा चाहिए तो तुम ये जल पी लेना। इससे तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस मिल जाएंगी, मगर ध्यान रहे ये बस एक बार ही हो सकता है। और नाग देवता गायब हो जाते हैं। नील, ये मेरी शक्तियों की बोतल तुम अपने पास रखो। मैं नहीं चाहता कि पृथ्वी लोक पर मैं जोश में इसे वापस पीकर मनुष्य का जीवन त्याग दूं। शेषनाग, आप निश्चित रहिए, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। और शेषनाग पृथ्वी लोक पर पहुंच जाते हैं और जंगल में ही रहने का निश्चय करते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं मगर उन्हें कोई कन्या नजर नहीं आती है। लगता है साधारण मनुष्य का जीवन इतना भी सरल नहीं होता। मुझे मेरी तलाश के लिए यहाँ इंतजार करने की बजाय चलते रहना होगा। और जंगल के अंदर चलने लगते हैं। चलते चलते उनकी नजर कुएं पर पड़ती है अब शीतल जल पीकर प्यास बुझाऊंगा। कि तभी दूर से एक दुपट्टा लहराता हुआ शेषनाग के चेहरे पर आकर गिरता है। दुपट्टे के अंदर से शेषनाग देखते हैं कि एक लड़की हिरन की तरह भागती हुई उनकी ओर आ रही है। अरे अरे, रुको तो, कहाँ उड़े जा रही हो तुम? और भागते हुए शेषनाग के पास आकर खड़ी हो जाती है। शेषनाग का चेहरा दुपट्टे की वजह से ढका हुआ था। वो लड़की को देख नहीं पा रहे थे कि तभी उस लड़की ने दुपट्टा हटा लिया। ओफो, यहाँ उड़ रही हो तुम? अरे ये क्या, मुझे माफ करना। और लड़की पलट जाती है। शेषनाग अचानक से यह सब होने की वजह से समझ नहीं पाए। जैसे ही वो उसकी वापस मुड़ने का इंतजार करते हैं, तभी एक दूसरी लड़की उसका हाथ खींचकर उसे वहां से ले जाती है और शेषनाग उसका चेहरा नहीं देख पाते हैं। शेषनाग देखते हैं कि भागते हुए लड़की के पांव की एक पायल टूटकर गिर जाती है। शेषनाग जाकर उस पायल को हाथ में उठाते हैं। मुझे आज से पहले ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। कौन थी वो कन्या जिसने बिना छुए ही मेरे दिल को छू लिया है? शेषनाग पूरी रात उस कुएं के पास वाले पेड़ के नीचे बिताते हैं और करवटें लेते रहते हैं। आखिर ऐसा क्या था उस लड़की में जिसका चेहरा देखे बिना मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ? मुझे उसे ढूंढना ही होगा। और फिर सफेद धोती और लाल कुर्ता पहनकर कंधे पर एक पुराना तौलिया रखे हुए एक कपड़ों की पोटली बगल में टांग कर शेषनाग साधारण मानव के रूप में गांव की ओर निकल पड़ते हैं और जंगल में चलते चलते एक छोटे से गांव के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ तो जंगल का अंत हो रहा है, क्या पता मेरी तलाश का भी अंत यही हो जाए। और वो गांव के अंदर चलते हैं। तभी उन्हें पायल के घुंघरू की आवाज आती है और वहीं हंसने की आवाज आती है। शेषनाग चारों ओर देखते हैं। अरे, ये आवाज तो इसी घर से आ रही है। जरूर वो लड़की इसी घर में रह रही होगी। मुझे पहले ये देखना चाहिए। शेषनाग भेष बदलकर दाढ़ी मूछ लगाकर उस घर के बाहर जाकर आवाज लगाते हैं। कंगन चमकाने के लिए, झुमकों में घुंघरू लगाने के लिए, कंगन बनाने के लिए या किसी की टूटी पायल जोड़ने के लिए मैं मुसाफिर आया बड़ी दूर से। यह सुनते ही आसपास की बहुत सारी लड़कियां और औरतें बाहर निकलकर आई, मगर शेषनाग की निगाहें भीड़ में बस उसी टूटी पायल वाली लड़की को ढूंढ रही थी। शेषनाग सबके पांव की ओर देखते हैं। इनमें से तो वो कुएं वाली लड़की कोई भी नहीं है। न जाने वो यहाँ है भी या नहीं। कैसी दिखती होगी वो? और उदास होकर अपना सामान समेटने लगे कि तभी भीड़ के अंदर से एक आवाज आती है। अरे अरे, रुको पायल वाले भैया, जाओ मत, देखो मेरी एक पायल टूट गई है। ये तो वही आवाज है। बस भीड़ में से ये आवाज किसकी है? तभी वो लड़की अपना पाँव शेषनाग के आगे कर देती है। लो, मेरी पायल भी बना दो अब आप। शेषनाग देखते हैं कि लड़की के पाँव में वही पायल रहती है जिसका एक हिस्सा शेषनाग के पास था।
शेषनाग नजर उठाकर उस लड़की को देखते हैं और बस एक टक देखते ही रह जाते हैं। मैंने आज से पहले कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी है। कौन है ये अप्सरा और पृथ्वी लोक पर क्या कर रही है? पायल जुड़ते ही वो लड़की फिर से भागने लगती है। तभी भीड़ में से आवाज आती है, बस कर खनक, कितना भागेगी, जब देखो भागती ही रहती है। खनक जितनी सुंदर, ये उतना ही सुंदर इसका नाम भी है, बिल्कुल इस पायल जैसा। अब मुझे इसके साथ ही अपनी जिंदगी बितानी है और ये मेरे प्यार की तलाश खत्म करती है, यानी यहाँ मेरे प्यार की तलाश खत्म हो गई है। मगर मैं इसके करीब कैसे जाऊंगा? मुझे कोई तरकीब लगानी होगी। शेषनाग खनक को देखकर वापस जंगल की ओर चले गए और रात में खुले आसमान के नीचे लेट गए। आखिर एक साधारण कन्या में इतना तेज कैसे कि मैं खुद को उसके पास खिंचा हुआ महसूस कर रहा हूँ। तभी शेषनाग की नजर ऊपर आसमान पर पड़ी तो शेषनाग को खनक का चेहरा आसमान में नजर आया, जिसे देख शेषनाग एकदम मंत्रमुग्ध हो उठे और शेषनाग सोच में पड़ जाते हैं कि वो और खनक दोनों नागलोक में नृत्य कर रहे हैं और खनक नागिन अवतार में शेषनाग के साथ है। पूरा नागलोक दोनों पर फूलों की बारिश कर रहा है और खनक शर्माते हुए शेषनाग के गले लग जाती है। शेषनाग ऐसी कल्पना करते हुए नींद में डूब जाते हैं और फिर उनकी आंख अगले दिन उसी पायल की आवाज से खुलती है। शेषनाग जल्दी से खड़े होकर पेड़ की आड़ में छिप जाते हैं और देखते हैं कि कुछ लड़कियां कुएं में पानी भरने के लिए आती हैं। उनमें खनक भी होती है। तभी एक लड़की खनक पर चिल्लाते हुए अपना मटका भी खनक के हाथ में थमाकर वापस गांव की ओर चली जाती है। खनक उसे कुछ नहीं बोलती, पर खनक की दोस्त रेखा यह देखकर खनक को समझाती है, खनक, तू कब तक ये सब सहन करती रहेगी? आखिर तुझे तेरे लिए आवाज उठानी ही होगी। पर वो मेरी बहन है। खनक, बहुत भोली है तू। तू हमेशा पूनम को बहन मानती है, मगर उसने तुझे कभी अपना नहीं माना और काका काकी भी तुझसे सौतेला बर्ताव ही करते हैं। कोई बात नहीं रेखा, एक पानी का मटका ही तो है, इतनी सी बात पर क्या नाराज होना। वैसे भी पूनम मुझसे छोटी है। और सभी कुएं से पानी भरकर वापस गांव की ओर चले गए। तो वो बदतमीज लड़की खनक की बहन थी और वो समझदार दिखने वाली लड़की उसकी दोस्त। जरूर बेचारी किसी मुश्किल समय से गुजर रही है। मुझे इसकी मदद करनी होगी। और शेषनाग एक नौकर का भेष बनाकर गांव की ओर निकल पड़े और खनक के घर में चले गए। मालकिन, अरे ओ मालकिन, घर में कोई है क्या? अंदर से खनक की सौतेली माँ कल्याणी निकल कर आती है। कौन है? बताओ क्या चाहिए? वो मेरा नाम जनक है। मैं काम की तलाश में भटक रहा हूँ। यहाँ मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि गांव में सबसे दयालु सेठानी तो आप ही हैं, जो मुझ जैसे गरीब को काम पर रख सकती हैं। नहीं नहीं, यहाँ कोई भी काम नहीं है। जाओ तुम यहाँ से, कहीं और काम ढूंढो। पर सेठानी जी, मुझ अनपढ़ को कोई क्यों काम देगा? मुझे आप ही रख लीजिए। मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, बस खाने को रोटी और सोने को थोड़ी सी जगह दे देना। तभी पूनम अपनी माँ के पास जाकर उसे समझाती है। माँ, रख लेते हैं ना इसे काम पर। वैसे भी हमें एक माली की जरूरत थी। यह बेवकूफ सा लगता है, तो हम इससे बाकी काम भी करवा लेंगे। कल्याणी को पूनम की बात सही लगती है और वो जनक को काम पर रख लेती है और फिर अपना घर दिखाने लगती है। जनक बनी शेषनाग की आंखें घर के हर कोने में बस खनक को तलाश कर रही थी। कहाँ होगी वो चंचल सी लड़की? पता नहीं अभी किसको तंग कर रही होगी। तभी एक लड़का खनक के कान पकड़कर उसे खींचता हुआ लाता है। वह पूनम का छोटा भाई दीपक था। माँ देखो इसकी हरकत। हाय राम, अब क्या कर दिया इस बोझ ने? माँ, मैंने इसको बगीचे से फूल तोड़ते हुए पकड़ा है। मैंने देखा ये सबकी नजर बचाते हुए फूल तोड़कर अपने बालों में लगा रही थी। कल्याणी भी खनक के कान खींचती है। क्यों री लड़की, तू सुधरेगी नहीं? मैं सब जानती हूँ कि ये सब करके तू मेरी बेटी से अधिक सुंदर दिखना चाहती है। पहले ही उसके लिए आए हुए शादी के रिश्ते तुड़वा चुकी है। लगता है अब तुझे वहीं छोड़कर आना होगा जहाँ से उठाया था, उसी जंगल में। वरना जब तक तू इस घर में है, मेरी बेटी की तो शादी हो ही नहीं सकती।
हाँ माँ, खनक को देखने के बाद कोई मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं करता, सब इसी को पसंद करते हैं। चुप हो जा मेरी बिटिया, देख तूने मेरी फूल सी लाडो को रुला दिया। अब जाकर रसोई में इसके लिए कुछ अच्छा खाना बना, जा। जी माँ जी, अभी लाई। खनक भी रोते हुए रसोई में जाकर काम करने लग जाती है। क्यों रे नौकर, यहाँ कोई फिल्म चल रही है जो खड़ा खड़ा देख रहा है? पॉपकॉर्न भी लाऊं तेरे लिए? चल अपना काम कर जाकर। जनक खनक के साथ यह होता देख रोने लगा। जैसे ही उसका आंसू धरती पर गिरा, वो धरती में समाता हुआ नागलोक में जाकर नील पर बरस गया। ये क्या, मेरे शेषनाग पर जरूर कोई दुख आया है। मुझे उनकी शक्तियों वाली बोतल उन्हें दे देनी चाहिए, पर पहले मुझे देखकर आना चाहिए। जनक बाजार से सब्जियां लाकर रसोई घर में जाता है और वहां खड़ी खनक को रोता देखता है। खनक, तुम रोते हुए बिल्कुल मछली जैसी लगती हो। मछली जैसी? हाँ, मछली भी रो रो कर पूरा तालाब पानी से भर देती है। खनक हंसते हुए अरे वो पानी रोने की वजह से नहीं होता बुद्धू। देखा, हंसा दिया ना तुम्हें। कितनी प्यारी लगती हो तुम हंसते हुए। खनक ने आज से पहले अपनी तारीफ किसी से नहीं सुनी थी, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तभी जनक खनक की मुट्ठी में एक मुरझाया हुआ फूल दबा देखता है और बगीचे में जाकर चुपचाप एक नया फूल लाकर देता है। ये लो खनक, ये तुम्हें और भी सुंदर बनाएगा। खनक उसे बालों में लगा लेती है और इतराने लगती है। जनक और खनक की दोस्ती हो जाती है। शेषनाग खनक से हुई दोस्ती को देख मन में बहुत खुश होते हैं। बस खनक, अब धीरे धीरे हम दोनों के बीच में प्रेम पैदा होने लगेगा। तभी नील नागलोक से शेषनाग को ढूंढता हुआ जंगल में आ जाता है और वहां नागलोक में पलाश शेषनाग की गद्दी पर बैठा हुआ था। नागलोक वासी अब रोज सुबह शाम पलाश के सामने सिर झुकाकर जाते थे। यदि नागलोक में किसी को भी कोई समस्या होती तो सभी पलाश के पास ही आते थे। एक दिन दो नाग आपस में झगड़ते हुए पलाश के पास आते हैं। हे महान नाग, मुझसे इसने लड़ाई की है और अब मैं इस नाग को मार डालूंगा। क्या? तू मुझे मारेगा? नागदेव, आप मुझे आज्ञा दें, इसे तो मैं ही मारूंगा। पलाश को यह देख बहुत मजा आता है और वो दोनों की लड़ाई छुड़ाने की बजाय दोनों के बीच एक मुकाबला करा देता है। नागलोक के सभी नाग नागिन मुकाबला देखते हैं, जिसे देखने के लिए पलाश टिकट भी रखता है। अरे, ऐसा नागलोक में कभी नहीं हुआ। होगा भी क्यों, हमारे शेषनाग तो बहुत शांति प्रिय नागदेव थे। यह पलाश तो बहुत ही क्रूर नाग निकला। हाँ, तुम सही कह रही हो, पर अब क्या कर सकते हैं। और मुकाबले में दोनों नाग आपस में खूब लड़ते हैं। लड़ो और लड़ो, खत्म कर दो एक दूसरे को। और लड़ाई के दौरान एक नाग की मृत्यु हो जाती है। यह देख सारा नागलोक भी भयभीत हो जाता है। हा 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 हा, देखा, अब ऐसे ही इंसाफ होगा। जो ताकतवर होगा बस वही रहेगा मेरे नागलोक में, और जो इस जैसा कमजोर होगा उसके लिए ऐसे ही मुकाबले होंगे। यह सुनते ही सारे ताकतवर नाग पलाश के पास आ जाते हैं। हे महान बलशाली नाग, हमें आप अपनी शरण में ले लें। हम आपकी सुरक्षा को मजबूती देंगे। तभी कमजोर नाग आकर पलाश की सेवा करने का प्रस्ताव देते हैं और नागलोक की नागिनों से पलाश नृत्य कराने लगा। पलाश को यह सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। कितने आराम की जिंदगी है। आज पूरा नागलोक मेरे आगे झुका हुआ है, मगर कल जब शेषनाग वापस आ जाएगा तब मैं क्या करूंगा। तभी उन नागों में से एक मिराज नाम का नाग बोलता है, नाग, अगर शेषनाग पृथ्वीलोक से कभी वापस ही ना लौटे तो क्या? तो इस राजगद्दी पर आप ही बैठे रहेंगे और यूं ही नागलोक पर राज करेंगे। पलाश यह सुनकर खुश होता है और दोनों खूब हंसते हैं। ये तो बहुत ही उत्तम विचार है। यदि मैं शेषनाग का काम पृथ्वीलोक पर ही तमाम कर दूं तो ये नागलोक मेरा हो जाएगा। हा 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 हा। उधर जनक और खनक के बीच दोस्ती बढ़ती जा रही थी। अब जनक और खनक रसोई में साथ काम करने लगे और खाना भी साथ ही बैठकर खाते थे। अच्छा जनक, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है और तुम यहाँ क्या करने आए हो? वो मैं अनाथ हूँ खनक, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। खनक यह सुनकर जनक का हाथ पकड़ लेती है।
ऐसी बात नहीं है जनक, आज से तुम अनाथ नहीं हो। मैं हूं ना तुम्हारी दोस्त और हमेशा रहूंगी। जैसे ही खनक जनक का हाथ छूती है, जनक को अचानक से जोर का झटका लगता है और वो जल्दी से भागता हुआ जंगल की ओर चला जाता है। क्या हुआ जनक, तुम ठीक तो हो? किधर जा रहे हो? ये क्या? पर ये कैसे संभव हो सकता है? खनक के छूते ही मुझे झटका क्यों लगा, जैसे वो भी एक नागिन हो। मगर खनक एक नागिन कैसे हो सकती है? वो तो साधारण मनुष्य है। अब देखिए आगे, क्या जनक का शक सही होगा? क्या है खनक का सच, या शेषनाग के लिए यह कोई मायावी चाल होगा? दूसरी ओर, क्या पलाश नागलोक पर यूं ही राज करेगा और शेषनाग के लिए कैसी मुश्किलें खड़ा करेगा? वहीं क्या नील अपनी सूझबूझ से शेषनाग की मदद कर सकेगा? ऐसे ही बहुत से सवालों के जवाब पाने के लिए देखते रहिए शेषनाग और नागिन की प्रेम कहानी का अगला भाग। जनक जैसे ही खनक का हाथ छूता है, उसे जोर का झटका लगता है और भागकर जंगल में चला जाता है। अरे, इसको क्या हो गया अब? भागना तो मेरा काम है, ये पागल क्यों भाग गया? ये क्या हुआ? मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ जैसे मैं अपने ही जैसे से मिल रहा था। पर खनक तो एक मामूली इंसान है, तो फिर वो क्या था? नील यह सब पेड़ के पीछे ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के जरूर लिए शेषनाग सब्सक्राइब मुसीबत में करें होंगे, हमारा चैनल मुझे उनकी लव मदद सिटी करनी ही और होगी। हाँ, मगर बेल मैं क्या आइकॉन को करूं दबाना ऐसा जो ना इन्हें भूलें पता भी ताकि ना हमारी चले और कोई मैं भी मदद स्टोरी भी कर दूं। आपसे मिस ना हो जाए। तभी नील एक बूढ़ी औरत का भेष बना लेता है और शेषनाग के आगे से गुजरता है। क्या हुआ बेटा? मुझे तो तुम बहुत परेशान लग रहे हो। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कहाँ जा रही हैं? आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। जनक मन में सोचता है, मैं इन्हें छूकर देखता हूँ, क्या पता वो सब मेरे ही मन का वहम हो। और जनक बुढ़िया का हाथ पकड़ता है, पर बुढ़िया के रूप में अंदर नील था, इसलिए जनक को तब भी झटका लगता है और वो बुढ़िया को छोड़कर तुरंत ही वहां से भागने लगता है। क्या हुआ बेटा? मुझे तुम अपनी बात कह सकते हो। माँ जी, मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ, पर कहने से डरता हूँ, और मैं तो उसके बारे में अधिक कुछ जानता भी नहीं हूँ। नील मन में मुस्कुराता हुआ, इतनी सी बात पर परेशान हो रहे हो? बेटा, यदि ऐसा है तो सबसे पहले तुम्हें उस लड़की के मन में अपने लिए प्रेम जगाना होगा, उसके करीब जाना होगा, उसके बाद उससे उसके बारे में पूछ सकते हो। जनक मुस्कुराता हुआ बुढ़िया को कुएं के पास बिठा ही रहा था कि तभी उसे फिर करंट के झटके लगे। लगता है मुझे ही कोई तकलीफ है, जो सभी नारियों के स्पर्श से मेरे बदन में झटके लग रहे हैं। और जनक खनक की बात को अनसुना कर वापस घर लौट जाता है। कहाँ चले गए थे तुम बुद्धू राम? मैं तो डर ही गई थी। मुझे लगा कि तुम शायद मेरी शक्ल देखकर डर गए होंगे। ये तुम क्या बोल रही हो? तुमने खुद को आईने में देखा है? और खनक का हाथ पकड़कर रसोई घर में रखे बड़े बर्तनों के पास ले जाता है। देखो, इन बर्तनों में अपना चेहरा। तुम्हारे चेहरे की चमक इन लोहे के बर्तनों से कहीं ज्यादा है। तुम भी ना जनक, मजाक की बातें ना करो अब, और बस काम में मेरा हाथ बटाते चलो, यहाँ बहुत काम पड़ा है। मैं मजाक नहीं कर रहा खनक। मैंने आज तक तुमसे सुंदर कोई लड़की नहीं देखी, ना इस लोक में और ना ही मेरे परलोक में। अचानक चुप हो जाता है। तुम्हारा लोक? तुम्हारा कौन सा लोक है? वैसे क्या तुम कोई एलियन वगैरह हो? देखो, अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझे अपने उस उड़न खटोले में बिठाना होगा। जनक हंसती हुई खनक के चेहरे को देखते हुए, कितनी सरल और कितनी सुंदर है ये लड़की। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा जीवन पूरा हो गया हो और अभी से अपने साथ नागलोक ले जाऊं। और खनक को छूते हुए जनक को वही झटका महसूस होता है। इस बार वही झटका खनक को भी लगता है। मुझे जनक के साथ ऐसा महसूस क्यों होता है कि वह मुझ जैसा ही है? पर मुझ जैसा कैसे कोई हो सकता है? मेरा तो पूर्ण जीवन ही अभिशाप है। नहीं नहीं, मेरे राज दबे रहे तो ही अच्छा है। काम करते हुए कल्याणी खनक को आवाज देती है। अरे ओ खनक, किधर है तू?
कल्याणी की आवाज सुनते ही जनक और खनक दोनों कल्याणी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जी माँ जी। ये क्या, मैंने तुझे नहीं इस लड़की को बुलाया था। मैं भी बेवकूफ सा नाम सुनते ही आ गया। नहीं नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। वो मीरा और तुम्हारा नाम एक जैसा है ना, इसलिए। वैसे जनक, आज तक मुझसे इतनी बात किसी ने नहीं की। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। और दोनों अपना अपना काम करने लगे। काम करते समय जनक का हाथ कल्याणी को छू जाता है और वह देखता है कि कल्याणी के छूने से उसके शरीर को कोई भी झटका नहीं लगता। पर ऐसा क्यों हुआ? मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ, तो खनक को छूने पर मुझे अलग क्यों लगता है और कल्याणी के छूने से नहीं लगता? मुझे इस बात का पता लगाना होगा कि आखिर खनक ऐसी क्यों है। उधर नागलोक में राज कर रहा पलाश अपने चेले मिराज से कहता है, मिराज, फिलहाल शेषनाग के पास एक भी शक्तियां नहीं है और वो एक कमजोर तुच्छ इंसान के रूप में है। क्या हम ये नजारा नहीं देखना चाहिए? बिल्कुल नाग, हमें ये शानदार अवसर नहीं चूकना चाहिए। क्यों ना हम दोनों एक बार पृथ्वीलोक देखकर आएं। पलाश को मिराज की बात बहुत पसंद आती है और दोनों साधु का भेष बनाकर पृथ्वीलोक पर आते हैं। मिराज और पलाश कल्याणी के घर के बाहर खड़े होकर आवाज लगाते हैं, लाख निरंजन, भूखे को रोटी दे दो बालक, तुम्हारा भला होगा। साधुओं की आवाज सुनकर जनक रोटियां देने बाहर आता है। पुराना गमछा लपेटे, मैली सी धोती और कुर्ता पहने जनक को देखकर पलाश को मन ही मन खूब हंसी आती है। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? जी जनक। कहाँ से आए हो? पास ही के गांव से आया हूँ काम करने। कहाँ राजा की जिंदगी जी रहा था तू, और कहाँ यहाँ नौकर बना घूम रहा है, मूर्ख कहीं का। पलाश और जनक आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी खनक चिल्लाते हुए बाहर आती है, रुको साधु बाबा, अभी जाना मत, रुको, यह आटा भी लेते जाना। और बाहर आती हुई खनक पर पलाश की नजर पड़ती है। पलाश बस एक टक खनक को देखते रह जाता है। इतनी सुंदर कन्या, ये इतनी अत्यधिक सुंदर कन्या आखिर है कौन? बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? जी बाबा, मेरा नाम खनक है। और पलाश और मिराज वहां से जंगल की ओर चले जाते हैं। तभी कल्याणी पीछे से आवाज लगाती है, क्यों री कलमुही, तेरे पिता छोड़कर गए थे ये आटा जो तू भिखारियों में बांट रही है। जा, उनसे वापस मांग कर ला, और बिना लिए आई तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। और उसे धक्का देकर साथियों से आटा लाने वापस भेज देती है। मगर मिराज और पलाश गायब हो जाते हैं। अगर मैं वो आटा लेकर वापस नहीं गई तो माँ जी बहुत मारेगी। खनक रोते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है।